हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट और एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसके एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलो या फिर सिंपली डाइपोल से भी इसको डिनोट बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलो या खाली सिंपली डाइपोल बोलो, बोथ रेफर्स टू द सेम थिंग। डाइपोल बेसिकली क्या होता है? ये है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और चार्जेस भी कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो डाइपोल कैसे फॉर्म होता है कि अगर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है जिनके बीच में बहुत छोटा सा एक डिस्टेंस है, तो उसको हम डाइपोल बोल देते हैं। अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे? सपोज करो मेरे पास दो चार्जेस है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों देखो इक्वल है और अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है। और साइन देखो, अब पोलैरिटी इनकी अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट चार्जेस है, दैट मीन्स दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। ये नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में एक सेपरेशन है, तो इसी को हम डाइपोल बोल देते हैं। एंड लेट्स से कि जो सेपरेशन है वो भी मान लेते हैं कि टू ए सेपरेशन है ना। अब देखो यहीं पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ देखो मैंने सेपरेशन टू ए माना है। ठीक है, मानने के लिए जैसे जनरली हम किसी भी डिस्टेंस को रेफर करते हैं, तो जैसे एक्स से कर दिया, ए से कर दिया, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इसको सिंपल ए से रेफर कर देते। ये टू है, मतलब आप इस तरीके से बना देते कि अगर हम चाहते तो ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते थे कि माइनस क्यू हो गया और प्लस क्यू ये चार्ज हो गया यहाँ पे, और दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया ए। बट हमने ए ना रखे टू ए रखा है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है ताकि जो आपके एक्सप्रेशन अभी आप आगे देखेंगे, जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो उसमें जो हाफ डिस्टेंस मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है ना, हाफ वाली ये वाला, मतलब ये जो इसका मिड पॉइंट है डाइपोल, इसको डाइपोल एक्सिस बोलते हैं, जो लाइन दोनों को ज्वाइन करती है। डाइपोल एक्सिस में भी यहाँ लिख देता हूँ, डाइपोल एक्सिस होती है लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, तो जो डाइपोल एक्सिस है इसका जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जहां से लेके यहाँ तक, चार से लेके इस मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब देखो अगर मैं इसको टू ए अज्यूम कर लूंगा तो ये ए और ए हो जाएगा। बट अगर ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने इसको ए माना होता, तो ये मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस ए बाय टू और ए बाय टू होता। तो देखो ये फ्रैक्शन आ गया ना। इसी फ्रैक्शन को थोड़ा अवॉइड करने के लिए, थोड़ा चीजों को हल्का सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टू ए अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सेपरेशन को कुछ तो मान अज्यूम ही कर रहे हैं ना हम, कि कंसिडर कर रहे हैं कि सेपरेशन इतना है, तो हम क्या करते हैं, इसको टू ए कंसिडर कर लेते हैं। ओके, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है, अब एक हल्का सा ये भी देख लेते हैं कि ये हम स्टडी ही क्यों कर रहे हैं, मतलब ये इसका प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डाइपोल कहाँ देखने को ज्यादा, मतलब अपने आप से कहाँ देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे आपको डाइपोल देखने को मिलता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से देखेंगे, बट अभी के लिए तो अभी मैं लिख देता हूँ। जैसे पोलर मॉलिक्यूल इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पोलर मॉलिक्यूल जैसे नाम से माने ना, पोल्स बन जाएंगे। पोल्स मतलब दो अपोजिट चीजें होंगी, ठीक है, वो पोल्स क्रिएट कर देंगे। जैसे ये भी डाइपोल नाम भी तो इसलिए देखो यहाँ पे, जैसे डाइपोल जो ये नाम है वो भी किस तरीके से है। डाइपोल मतलब डाई मीन्स टू, एंड पोल इस पोल, तो दो पोल है मतलब दो अपोजिट चीज है। तो देखो यहाँ पे डाइपोल के फॉर्मेशन में आपको दो अपोजिट चार्जेस दिख रहे हैं ना, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है, तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें ऐसे चार्ज अलग अलग हो जाता है। अब जो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, H2 हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल होते हैं, अभी के लिए मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं। तो इनमें क्या होता है, इनके पास एक डाइपोल, इनके अंदर भी डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अब वो किस तरीके से फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म हो जाता है, और वो देखिए किस तरीके से होता है। जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, एक केस के लिए आपको मैं समझा देता हूँ। तो हमें पता है इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हमने दो तरह की बॉन्डिंग होती है, आयनिक और कोवेलेंट। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों ने शेयर कर रखे होंगे। अब प्रैक्टिकली वो इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए भाई, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बीच में रखे हुए। ठीक है, बट होता क्या है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
ठीक है, एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी भी चीज, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करेगी, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक सेकेंड, लेट मी राइट इट इन अ बेटर वे। सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये जो होती है ना, ये क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंपेयर करोगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है थोड़ा ये क्लोरीन के ज्यादा क्लोज हो गए। तो इवेंचुअली होगा क्या, अब देखो, एज ए एटम वैसे न्यूट्रल होता है, बट अब इसके पास देखो, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसको थोड़ा इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गया, या इसकी तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन हो गया उनका। तो इवेंचुअली होगा क्या, इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। पार्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्लीटली इसने इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करा। ठीक है, अब भाई अगर इसकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ जाते तो हम बोलते हैं कि गेन, कंप्लीटली गेन हो गया। ठीक है, बट ये क्या हुआ है कि इसकी तरफ आ गए। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों एटम के ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहा है, बट किसी एक ऑर्बिट में ऐसे एंगेज नहीं हुआ है। जैसे वो हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन के ऑर्बिट्स में एंगेज है, क्लोरीन का एटम क्लोरीन के ऑर्बिट में एंगेज है। ठीक है, बेस्ड ऑन जो भी उनकी एनर्जी लेवल्स होंगे। बट यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ऑर्बिट में एंगेज होते हैं। अब यहाँ पे पार्शियल को रिप्रेजेंट, पार्शियल चार्ज हमने इसलिए रिप्रेजेंट करा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चला गया। वो होता है तो उसी को बेसिकली आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बीच में होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन का पेयर, बट क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो होता क्या है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और बीच में सेपरेशन है। तो इसी को तो हमने डाइपोल डिफाइन करा था। इसी को तो हमने क्या डिफाइन करा था, डाइपोल डिफाइन करा था। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ में दिखाया कि कहाँ पे डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ऐसे आप H2O के लिए भी देख सकते हैं ना, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी। ठीक है, हम इस तरीके से देख सकते हैं ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वहां भी इस तरीके से डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इवन यहाँ तो जैसे H2O में क्या होगा, H2O में तो दो हाइड्रोजन के एटम है, सॉरी, और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो बताओ जरा कितने डाइपोल वो बनेंगे, देखें जरा कितने डाइपोल बनेंगे। सो अगर मैं H2O को भी देखना चाहूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो जैसे H2O होता है, सॉरी, सो हाइड्रोजन हो गया और दो ऑक्सीजन हो गए। अब वो ये यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रखी है। ठीक है, यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रखी है। तो अगेन क्या होगा, अब इनमें जो है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेम जैसा हमने वहां पे देखा था। तो देखो यहाँ पे भी ये डाइपोल बनना है, एक तो डाइपोल यहाँ पे बनना है, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और एक डाइपोल ऐसे ऐसे बनना है, ये होगा ना। एक तो ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको देखें तो एक डाइपोल तो हाँ सॉरी, अगर हम इसको देखें, सो लेट मी ट्राई इट अगेन। सो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन था, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक तो देखो डाइपोल मूवमेंट, एक तो डाइपोल सॉरी ये बनना है, और एक डाइपोल ये बनना है, प्लस माइनस है ना, बीच में सेपरेशन है। तो इस तरीके से डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो नाउ अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने से पहले एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, एंड दैट इज डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा डाइपोल क्या होता है, अब हम जरा देख लेते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है।
ठीक है, अब देखो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करता है। तो पहली चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल पी से। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी। और वेक्टर है तो वेक्टर साइन लगाओगे आप। तो पहली चीज तो ये कैसी क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास हमें पता है दो चीजें, वेक्टर क्वांटिटी दो चीजें होती है वेक्टर क्वांटिटी के पास। एक तो होता होगा उसका मैग्नीट्यूड, को डेफिनेशन होगी कुछ, मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे। और एक होगा डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक एक करके इन दोनों चीजों को देखते हैं। तो जो एक डाइपोल, जो डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी डाइपोल का, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डिफाइन करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन। जो भी दो चार्जेस से जो डाइपोल मोमेंट बना है, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस होंगे। तो वो जो चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो मैंने स्टार्टिंग में भी ड्रॉ करा था कि एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज है और बीच में एक सेपरेशन है 2a। ओके, तो मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज और इसके सेपरेशन को का प्रोडक्ट। तो Q इंटू टू ए हो गया इस केस में, जो P का मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो गया, Q इंटू टू ए। तो बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। ओके, तो दो चार्ज और जो उनके बीच में सेपरेशन है उसका प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे चार्ज था Q, ठीक है, पोलैरिटी दो चार्जेस होंगे ना, एक ही चार्ज लेना है, ऐसा नहीं Q इंटू क्यू स्क्वायर कर दोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कर लो, क्या सिंगल है, एक बार ही लेना है ना, एक बार ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आप Q इंटू क्यू दो चार्जेस है तो क्यू स्क्वायर कर दोगे, नहीं, चार्ज एक बार लेने हैं, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, डाइपोल जब फॉर्म हुआ है तो वो चार्ज लेना है और दोनों के बीच का सेपरेशन है। जैसे यहाँ पे 2a था तो मैंने 2a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। चाहे तो ऐसे सिंपल पी से डिनोट कर दो या ऐसे मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से तो इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन के लिए क्या है, तो डायरेक्शन के लिए होता है दैट इट इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, ये जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, डाइपोल एक्सिस के अलोंग होगी। एंड सेकंड थिंग, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी। जैसे अगर मुझे यहाँ पर दिखाना हो, तो ये तो हो गया डाइपोल एक्सिस, ये है ना जो मैंने, ये जो लाइन है ना जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करे, ये तो होगा डाइपोल एक्सिस। अब मुझे डीसी के अलोंग दिखाना है, मतलब इसी डायरेक्शन में होगी। और दूसरा क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डायरेक्शन बन गई, देखो ये डायरेक्शन बन गई ये। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और डाइपोल एक्सिस के अलोंग, मतलब ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव और अलोंग द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, ये दो चीजों से हम इसको डिफाइन करते हैं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी, और वेक्टर क्वांटिटी तो है ही। अब आप देखने के लिए इसकी यूनिट भी देख सकते हैं हम, तो ऐसा यूनिट बताइए जरा, क्या निकालेंगे अगर हम, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो कूलम मीटर हो गई। ठीक है, और उसी तरह डायमेंशन भी देख सकते हैं, डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, 80, और इसकी क्या होती है, लेंथ, तो ए एल टी। डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, तो ए एल टी, या फिर एल टी। जो ज्यादा बेटर तरीका होता है वो ये होता है कि हम पहले लेंथ टाइम और फिर ए को लिखें, तो एल टी ए हो जाएगा। ठीक है, तीनों में डायमेंशन वन वन है। ओके, सो आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं कि एक कंसेप्ट होता है आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा जो चार्ज हो वो तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, और जो हमारा सेपरेशन हो, जो हम टू से डिनोट कर रहे हैं, जब वो जीरो को टेंड कर रहा हो। तो दो, ये वैसे पहली बात तो ये एक आइडियल कंसेप्ट है, तो ऑफ कोर्स सी बात है हाइपोथेटिकली भी होगा। ठीक है, रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो मैंने क्या, कैसे डिफाइन करा है कि अगर जो चार्ज हो जब वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, और जो सेपरेशन हो दोनों चार्जेस के बीच का,
वो जीरो को टेंड कर रहा हो, सो इन दैट केस जो डाइपोल मोमेंट होगा पी, वो सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है कि ना तो वो जीरो मतलब बहुत छोटा होगा, ना ही बहुत बड़ा होगा, एक सिग्निफिकेंट सी वैल्यू होगी। ऐसे देखो इसलिए होता है, एक वैल्यू जैसे ऐसे एग्जांपल की तरह आप देखो, जैसे सपोज करो मुझे 1000 10 की पावर 3 को 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर -3 से देख लेते हैं ना अभी। चलो, मुझे 10 की पावर 4 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा? वन। ठीक ठाक आंसर आ गया। ये देखो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, 10 की पावर 3 वैल्यू बहुत बड़ी है 1000, और ये 10 की पावर -3 वैल्यू बहुत छोटी है। पर जब मैंने दोनों का प्रोडक्ट करा, तो जो वैल्यू निकल के आई वो एक नॉर्मल साइज की वैल्यू निकल के आई। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट से मेरा मतलब ये नॉर्मल साइज होगा, ठीक है, जो अप्रिशिएबल साइज होगा, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा साइज होगा। ठीक है, तो सेम गोज फॉर दिस। तो हमें पता है हमने डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करा था। डायपोल मोमेंट को हमने डिफाइन करा था क्यू इंटू सेपरेशन टू है। तो अगर मुझे इसको सिग्निफिकेंट बनाना है, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो जब ये इन्फिनिटी होगा और ये जीरो होगा, मतलब लगभग बहुत, ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी और ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो इनका जो अमाउंट है ना वो जो इनका प्रोडक्ट है डायपोल मोमेंट जो आएगा वो ठीक ठाक आएगा। तो आइडियल डायपोल ये कहता है कि इनको कर ही दो, है ना, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दो, इसको जीरो की तरफ टेंड करा दो। एक तो ये चीज तो समझ में है ना, कि अगर चार्ज बहुत ज्यादा होगा और सेपरेशन बहुत छोटा होगा, तो अमाउंट जो है ठीक ठाक आएगी। ठीक है, बट जब ये इन्फाइनाइटी हो जाएगा चार्ज, और जब ये सेपरेशन जीरो हो जाएगा, तो भी वैल्यू ठीक ठाक ही आएगी। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसी को बोल देते हैं आइडियल डाइपोल। सो आइडियल डाइपोल को कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इट इज अ डाइपोल इन विच, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ डाइपोल इन विच द चार्ज टेंड्स टू इंफिनिटी एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सिंपल से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो हमें देखना है, हमें इससे रिलेटेड डेरिवेशन देखना है। ठीक है, और मतलब, और वो डेरिवेशन भी किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। तो हमें देखना है कि एक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है। अब देखिए, एक जनरल पॉइंट पे देखो, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस है, तो अप्रोच क्या रहेगा? अप्रोच ये रहेगा कि दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। दोनों पॉइंट चार्जेस है तो लिखना हमें आते ही है। दोनों पॉइंट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी तो हमें पॉइंट चार्ज की वजह से आती है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर हमें पता है कि अगर मल्टीपल चार्जेस होते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब वेक्टर सम करना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज को हम अप्लाई करेंगे कि हम दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उन दोनों का वेक्टर सम करेंगे। दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। अब किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि देखो वेक्टर जो है वो वेक्टर के तरीके से ऐड होते हैं। सिंपल आप उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते ना, उसके बीच का एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है। दो वेक्टर के बीच का ओरिएंटेशन क्या, उनका ओरिएंटेशन क्या है, बीच में कितना एंगल है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला आप रिकॉल कर सकते हो ना, आपने 11th क्लास में भी वेक्टर को सम करना सीखा है ना, उसके फॉर्मूले भी सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करते हैं, ठीक है, अब एक एक बात ध्यान से समझना है ना। तो जनरल पॉइंट पर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी देखो, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, वो ही क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट अभी के लिए वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वो हम जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, तो ये आप अप्रिशिएट भी करोगे कि स्केलर्स का क्या फायदा होता है, कि क्यों हम उनको भी डिफाइन करते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जनरल पॉइंट पे निकालना या ड्राइव करना, इसके लिए एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, खाली दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इसको ड्राइव करेंगे। आपके सिलेबस में भी वो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए ही है। ठीक है, तो पहला तो है एक्सियल पॉइंट, तो जरा पहले वो कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। अभी बताता हूँ एक्सियल पॉइंट क्या होता है। तो एक तो एक्सियल पॉइंट का है आपके सिलेबस में, और एक इक्वेटोरियल पॉइंट का। ठीक है, और ये दो पॉइंट ही क्यों है? क्योंकि इनको थोड़ा ड्राइव करना थोड़ा सा आसान है इनके लिए। जनरल पॉइंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वरना सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा ना कि हम जब फॉर्मूला डराइव ही कर रहे हैं तो जनरल केस के लिए कर लेते हैं, तो सारे केस तो उसमें कवर हो जाएंगे। बट वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। ठीक है, रीजन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको वेक्टरली उनको ऐड करना पड़ेगा। सो अब जरा देखते हैं। सो टू बिगिन विद, मैंने देखो यहाँ पे एक डाइपोल ड्रॉ कर दिया, जिसमें चार्जेस है -q और ये है +q। ओके, और
एक सेकंड, थोड़ा सा इस साइड इवन ड्रॉ कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो एक ये चार्जेस है माइनस क्यू और एक ये चार्ज है प्लस क्यू, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। ठीक है, ये डाइपोल एक्सिस हो गई, और मान लेते हैं कि जो बीच में सेपरेशन है दैट इज 2a। ठीक है, और यहां से डाइपोल एक्सिस के अलोंग ये जो देखो, अब एक्चुअल पॉइंट क्या होता है पहले वो समझ लो। इस डाइपोल एक्सिस पे जो कोई भी अगर पॉइंट लाई करेगा, इसी डाइपोल एक्सिस के अलोंग, इस लाइन के ऊपर नहीं, इसको आप एक्सटेंड करोगे ना, इस तरफ भी एक्सटेंड हो जाएगी और इस तरफ, किसी भी लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो डाइपोल एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसी को क्या बोल देते हैं, एक्सियल पॉइंट बोल देते हैं। एक्सिस से देखो वर्ड भी डरा हुआ है ना, एक्सियल, दैट इज लाइंग ऑन दी एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो इस, अगर आप इस एक्सिस को एक्सटेंड करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ करा है। ठीक है, वी कैन कॉल इट एज पी। तो हम इस पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, एक्सियल पॉइंट आई गेस क्लियर हुआ होगा, ये ऐसा पॉइंट जो डाइपोल एक्सिस पे ही लाई करता है, दैट इज नोन एज एक्सियल पॉइंट। ठीक है, बट वो डाइपोल के बीच में नहीं है ना, हमें बाहर के लिए इसको निकालना है, बीच में कहीं ये पॉइंट नहीं है वैसे तो। ठीक है, बीच में ये पॉइंट कहीं नहीं, अभी हम बाहर के लिए ड्राइव कर रहे हैं कि एक्सिस से बाहर एक पॉइंट है, मतलब डाइपोल जिस रीजन में डाइपोल है उससे बाहर एक पॉइंट है ना, बाहर के पॉइंट के लिए भी हम इस चीज को निकाल लें। ओके, और पॉइंट है कितनी दूर, अब इसका डिस्टेंस भी तो सिग्निफिकेंट होगा। सो लेट्स से कि जो इसका मिड पॉइंट है, डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, वहां से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है, लेट्स कॉल इट आर। तो वहां से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, इट इज आर। सो नाउ वी नो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है। ठीक है, हमें पता है, हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये ड्रॉ कर दी डायरेक्शन के साथ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज होगी, तो मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने डायरेक्शन भी ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब मुझे इनका जरा पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। ओके, सो लेट्स सी। तो पहले मैं जरा लिखता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। तो हमें पता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ पे क्यू तो चार्ज हो गया जिसकी वजह से आप निकाल लो, और आर क्या हो गया, सेपरेशन या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो उसका चार्ज से डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव की वजह से लिखना है, तो क्या लिखूं, चार्ज, चार्ज कितना है, सबसे पहले क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे लिखना है चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो मतलब मुझे बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो देखो इस डिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान दो। तो देखो यहां से लेके इस मिड पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये वाला, सॉरी ये रहेगी ना ये। अब देखो ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये अगर टोटल 2 है तो ये भी हो जाएगा ए, और ये भी हो जाएगा ए। टोटल अगर 2 है तो ये ए हो जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो। अब मुझे यहाँ से लेके पॉजिटिव चार्ज से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आर, अब देखते हैं ना, फॉलो करना है, आर यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस हो गया आर माइनस ये ए। अगर मैं इस वाले लेंथ में से, ठीक है, ये इस तरीके से ना, यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है भाई, ये टोटल डिस्टेंस हो गया आर, और ये हो गया ए। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इस डिस्टेंस को आर माइनस ए करके निकाल सकता हूँ ना, सिंपल सी चीज है ना। मुझे जो ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, क्योंकि टोटल तो आर है और एक पोर्शन उसका ए है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू आर माइनस ए। सो फाइनली जो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फॉर्मूले में स्क्वायर आता है तो इसका होल स्क्वायर होगा। सो ये तो हो गया पॉजिटिव की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो। अब ऐसे ही अगर नेगेटिव नेगेटिव की वजह से लिखेंगे, सो दैट विल बी अगेन चार्ज तो क्यू ही है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए नेगेटिव की वजह से क्या सेपरेशन होगा या डिस्टेंस होगा, तो अगेन मैं एक बार यहाँ पे आपको, अब देखो चलो पहले यहाँ पे एक बार इसमें देख लेते हैं। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है अगर मैं इस आर में इस ए को ऐड कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आर हो गया, और ये एडिशनल जो हो गया ए हो गया।
ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ना, ये ऐसा है, मुझे दिख रहा है ये तो आर है, ये ए है, और मुझे पूरा चाहिए पॉजिटिव से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, नेगेटिव से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये मैंने दोनों दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब यहीं पे ये भी देख लेते हैं कि अगर मुझे इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, मतलब साइन के साथ, डायरेक्शन के साथ लिखना होता, तो वो किस तरीके से लिखा जाता। तो उसके लिए भी देखो, अभी अब रिकॉल करो, अभी मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो डायपोल मोमेंट होता है दैट इज along the dipole axis and from the negative charge to positive charge। तो अगर मैं ऊपर इस डायग्राम में डायपोल मोमेंट को ड्रॉ कर रिप्रेजेंट करूं, तो वो डायपोल मोमेंट देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो पी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है ना क्योंकि इधर, और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। अब एक चीज यहाँ पे नोट करो, अब देखो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों राइट की तरफ है। और जो है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है ना, इस तरीके से। अब देखो अगर मैं पी कैप को डिफाइन करूं यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग पी वेक्टर, तो मैं अब इस ई प्लस और ई माइनस को लिख सकता हूँ इन द वेक्टर फॉर्म। तो देखो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो ये आ गया इनटू डायरेक्ट यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, पॉजिटिव का डायपोल मोमेंट क्या लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी कैप। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमें पता है वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर इज वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो वही सेम चीज मैंने यूज करी है। तो वेक्टर लिखने के लिए मैग्नीट्यूड तो ये लिख दिया पूरा, और यूनिट वेक्टर पी कैप है, तो यहाँ पे पी कैप से मैंने इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, अब अगेन, अब ऐसे सिमिलरली लिखते हैं माइनस चार्ज के लिए। तो अब देखो माइनस चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड तो ये ऊपर लिखा हुआ ही है, अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या है, पी कैप के अपोजिट है। और कोई भी अपोजिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, मान लो ये वेक्टर होता है इस तरफ, और एक अपोजिट वेक्टर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या हो जाता है, एक नेगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ए वेक्टर राइट साइड में जा रहा है, तो जो माइनस ए वेक्टर होगा सेम मैग्नीट्यूड का, वो लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। तो सेम चीज को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू पी कैप। अब की बात जो डायरेक्शन है वो माइनस पी कैप है, क्योंकि पी कैप के अपोजिट है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो मैंने ये आपको दोनों का एक्सप्रेशन लिख के दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पे अब एक चीज अब हम और ऑब्जर्व करते हैं, और अब हमें क्योंकि इन दोनों का नेट वेक्टर सब निकालना है, ठीक है, दोनों का वेक्टर सब निकालना है, उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं, और वो चीज क्या है, अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के अगर मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूं, तो देखो बाकी सब कुछ तो सेम है, डिफरेंस क्या है, आर माइनस ए के होल स्क्वायर और आर प्लस ए के होल स्क्वायर में डिफरेंस है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा, या आर प्लस ए का होल स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा। आई होप सो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इसका होल स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है ना भाई। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम आर में कुछ ऐड कर रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसमें हम आर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों सारे नंबर पॉजिटिव है क्योंकि सारे डिस्टेंसेस है। तो अगर एक नंबर में से आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे मान लो 5 है मेरे पास इनिशियली, तो एक बार तो मैंने 5 में 2 को सब्ट्रैक्ट करा, और एक बार मैंने 5 में 2 को ऐड करा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3, यहाँ पे 7। तो नो डाउट ये वाला नंबर प्लस करके जो नंबर मिला वो इससे ज्यादा होगा, वो इससे ज्यादा होगा। और जब नंबर ज्यादा होगा तो नो डाउट उसका फिर स्क्वायर भी ज्यादा ही बड़ा होगा, ठीक है, ये 7 ज्यादा है ना 3 से, और फिर उसका स्क्वायर 49 जैसे इस केस में होगा, वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। आई होप सो इट मेक सेंस है ना। सो सेम लॉजिक से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो आर प्लस ए का स्क्वायर है, का होल स्क्वायर है, ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये फिर देख सकते हैं कि 1 अपॉन
आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये छोटा होगा वन अपॉन आर प्लस ए के होल स्क्वायर से। तो ये मैंने कैसे लिख दिया, अगर एक नंबर बड़ा होता है तो उसका अगर रेसिप्रोकल करोगे आप, तो मतलब दो नंबर में एक बड़ा एक छोटा है, रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन फाइव बड़ा है टू से, बट अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो वन अपॉन फाइव जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू वन अपॉन, डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो नंबर जो है छोटा होता है। अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो नंबर छोटा होता है, और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो नंबर बड़ा होता है। ये सब आपने सिक्स सेवन्थ क्लास में सीखा ही होगा। अब अगर ये चीज ज्यादा है, ठीक है, इस वाले से, तो यहाँ से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, देखो डिफरेंस इसी फैक्टर का था। अब आर माइनस ए का होल स्क्वायर वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर ज्यादा है वन अपॉन आर प्लस ए के होल स्क्वायर से। सो दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव केस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो नेगेटिव केस है इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा ऐसा भाई, क्योंकि ये फैक्टर है ना, मल्टीप्लाई ये फैक्टर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। तो क्योंकि ये फैक्टर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, और वैसे ये हम और थोड़ा ध्यान, मतलब जितना वो करे बिना भी हम देख सकते थे। भाई हमें दिख रहा है डायरेक्ट कि डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज पॉइंट से ज्यादा पास होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी। ये तो मैंने चलो मैथमेटिकली आपको दिखाया, बट ये चीज हम लॉजिकली भी लिख सकते थे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले में क्या होता है, आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टू बी मोर प्रिसाइज आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना डिस्टेंस कम उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम। सो क्लियरली जब जो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉजिटिव से पी का डिस्टेंस कम है, ये दिख रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज से पी का डिस्टेंस कम है, और नेगेटिव चार्ज से पी का डिस्टेंस ज्यादा है। जो मैंने ये ओरिएंटेशन लिया है, पॉजिटिव से कम है और नेगेटिव से ज्यादा है। तो क्योंकि पी से डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कम है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब उसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई एक्सएल से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि एक्सएल पॉइंट के लिए निकालना है। तो मुझे ई एक्सएल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा दोनों का वेक्टर सम करके। तो ई प्लस प्लस ई माइनस, वेक्टरली इनको ऐड करना है। और अगर मुझे खाली इनका मैग्नीट्यूड देखना हो तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या करना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को मुझे सबट्रैक्ट, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई प्लस माइनस ई माइनस करके आएगा। दोनों ही चीजें ठीक लिखी है ना, एक में मैंने देखो आपने प्लस साइन लिखा, मैंने एक में मैंने, अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो दोनों वेक्टर ऐड होने हैं। अब इवेंचुअली क्योंकि वो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट ही होगा। फॉर्मूला एक बार रिवाइज करो, फॉर्मूला क्या होता था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे एक जनरल केस आप निकालते थे कि अगर ये थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, सो इन दैट केस जो सी होगा दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी, अगर ए ज्यादा है बी से। ठीक है, वेक्टर को थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें, अगर ए ज्यादा है बी से तो इसके इक्वल हो जाता था रिजल्टेंट ए माइनस बी के। तो सेम यहाँ पे, ये अब देखो मैंने इसको प्लस माइनस ई प्लस माइनस ई नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि ई प्लस ज्यादा है ना, ऊपर मैंने अभी आपको शो करा है कि ई प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू ई माइनस। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ई प्लस माइनस ई माइनस। तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखूंगा तो इस फॉर्म में लिखूंगा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो दोनों वेक्टर को ऐड ही करना है। ठीक है, बट उनका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ, अगर आप इस तरीके से लिख देते हो, अगर आपने ऐसे लिख दिया ना, ई एक्सएल वेक्टर इक्वल टू ई प्लस वेक्टर माइनस, वो गलत हो जाएगा। या फिर अगर मैग्नीट्यूड में आपने ऐड कर दिया, मतलब आपने यहाँ पे प्लस साइन कर दिया, ठीक है, मतलब अगर इनके साइन को आपने बेसिकली चेंज कर दिया, देन इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे प्लस साइन के साथ लिखोगे, और मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हो तो ऐसे। जनरली जो बुक्स में दिया रहता है वो मैग्नीट्यूड वाइज ही दिया रहता है ना, कि मैग्नीट्यूड से ही हम निकालते हैं, बट वो कर किसी भी तरीके से आप डेरिवेशन लो ना, बात तो वही है, बस उसमें वो वेक्टर यूनिट वेक्टर चलेगा और एक में यूनिट वेक्टर। जब आप मैग्नीट्यूड वाइज करोगे तो उसमें यूनिट वेक्टर नहीं होगा ना, खाली मैग्नीट्यूड होगा। और जब आप वेक्टर फॉर्म में करके करोगे तो उसमें ये भी होगा। हम तो वेक्टर फॉर्म के तरीके से ही कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में ही कर लेते हैं ना, मतलब। सो अब मैं जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ई प्लस क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस क्यू पी कैप अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर।
अब देखो यहाँ से जो जो कॉमन है, मैंने अभी यहाँ पे खाली सब्स्टिट्यूट करा ना, इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करा। अब यहाँ पे देखो जो जो कॉमन है उसको बाहर पुट कर दो, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने बाहर पुट कर दिया। बचा क्या अंदर, 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर, ये बनेगा। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्यू के साथ माइनस साइन है ना, और बाहर ये पी कैप तो चली रहा है, बाहर ये क्या हो गया, पी कैप हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हो गया। ठीक है। अब अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई, देखो तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास आया ई एक्सियल पॉइंट पे जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर इंटू पी। अब मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो अब जरा देखो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में प्लस माइनस करना होता तो पहले एलसीएम लेते हैं ना। सीखा, सही सीखा होगा आपने तरीका। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो देखो, अब वैसे इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, r - a का होल स्क्वायर और r + a का होल स्क्वायर, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा दोनों को। अगर दो नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वही इन दोनों का एलसीएम होता है। और दूसरा, अगर आप एलसीएम भी नहीं ले रहे हो, तो अगर आपको डायरेक्ट अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हो ना, तो भी काम हो जाता है। जैसे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये करना है आपको, तो आपने सीखा होगा, जैसे मान लो ये प्लस माइनस प्लस करना है, तो आपने सीखा होगा एलसीएम लो, और फिर वो जो एलसीएम है दोनों के बेस को, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है, और फिर न्यूमरेटर को भी करता है ताकि क्वेश्चन सेम रहो, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, बट मान लो ऐसे है जैसे वन अपॉन, बट मैं जो समझा, जैसे इस केस में तो एलसीएम भी 5 × 2 होगा, मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, बट अगर मान लो ऐसे होता 2/5 और फॉर एग्जाम्पल 1/15 ऐसे होता, तो हमें पता है इसका एलसीएम 15 आता। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ये एलसीएम भी नहीं लेते ना, 5 और 15 का एलसीएम जो कि 15 आता, अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते 5 × 15, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई और ऊपर देखो 2, क्योंकि हमने 5 की 15 से करी तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ, तो मैं 2 × 15 कर देता और 1 × 5 कर देता, तो भी सेम आंसर आता है ना। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, चाहे आप एलसीएम लेके करो, चाहे आप इसको डायरेक्ट नीचे डिनोमिनेटर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ, तो भी आंसर सेम ही आता है, और बाकी वो बाद में सिंप्लीफाई हो जाता। जब हम एलसीएम लेके करते हैं ना, तो हम उसको ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके करते हैं। ठीक है, बट अगर आप ऐसे करोगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएगा, बट ऑफ कोर्स आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम लॉजिक अगर सेम तरीके से करूंगा, तो यहाँ पे इसका मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया एलसीएम लो, वो भी यहाँ पे सेम आएगा। जैसे मैं बता रहा था ना 1/5 और 1/5 और 2, 1/5 और 1/2 था ना, तो 5 और 2 का एलसीएम भी 10 होता है और प्रोडक्ट में 10 आता है, तो यहाँ पे भी जो एलसीएम होगा वो सेम, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे राइट साइड में ऊपर इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा r + a का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा r - a का होल स्क्वायर। जैसा भी मैंने बताया था ना, आप ऐसे ऊपर ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जो हम कि मैं मुझे एलसीएम जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके आया डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे ऑलरेडी r - a का होल स्क्वायर था, पर फाइनली क्या बन गया, r - a का होल स्क्वायर इंटू r + a का होल स्क्वायर। तो इस, अगर मैं खाली इसको देखूं तो नीचे देखो ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई, तो ऊपर भी तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, जैसे ये है कि ये था 1/r - a का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब ये बन गया 1/r - a का होल स्क्वायर इंटू r + a का होल स्क्वायर। तो मैंने नीचे जो मल्टीप्लाई करी वो r + a के होल स्क्वायर से करी, तो ऊपर भी तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी, तो वही चीज है, और जब 1 की r + a का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो r + a का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास ये आ गया, और बाहर वो पी कैप है। अब इसको थोड़ा सा अब हम सॉल्व करते हैं। अब जरा, मेरे ख्याल से a + b का होल स्क्वायर आता होगा आपको, क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर भी आता होगा, तो क्या होता है वो, a² + b² - 2ab, है ना। और नीचे तो इसको एज इट इज रखेंगे, r - a का होल स्क्वायर इंटू r + a का होल स्क्वायर और p।
अब अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं, अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो क्या बनेगा? तो मुझे पता है माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन को चेंज कर देगा। साइन चेंज होंगे तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर है अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी के। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये 2 आर है प्लस 2 आर है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 आर ए। 2 आर ए प्लस 2 आर ए क्या हो गया? 4 आर ए, और नीचे आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया इंटू पी के। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, और वो क्या है देखो, और वो ये है, ये जो जैसे 4 आर ए है, 4 आर है ना, इसको मैं 2 इंटू 2 आर ए भी लिख सकता हूँ। 4 आर ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 आर ए, मतलब 4 की जगह 2 इंटू 2, बेसिकली ये कर रहे हैं, 4 की जगह क्या लिख रहे हैं? 2 इंटू 2 लिख रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा देखो, 2 मैंने एक कॉमन ले लिया, 4 की जगह 2 इंटू 2 लिखा, 2 एक कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर? 2 a q r पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे जो एज इट इज है ना। ये देखो मैंने सेम चीज को लिखा है, देखो 4 की जगह लिखा है 2 इंटू 2, तो एक बार चलो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। तो जैसे ये था q इंटू 4 आर ए, ये था, तो मैंने क्या करा है, इस 4 की जगह लिखा है 2 इंटू 2। अब मैंने थोड़ा सा शफल करा है बस। शफल कैसे करा है? शफल मैंने ऐसे करा है कि इसको आगे ले गए 2 को, और इस 2 a q को एक साथ कर दिया, और r को अलग कर दिया, और p। ठीक है, बल्कि उससे मुझे इस r को भी बाहर लिखना चाहिए ना, एक से, ऐसे ज्यादा बेटर होगा। 2 a, r को आगे ही लिख देते हैं, 2 r 2 a q p कैप, ये हो गया। ठीक है, बल्कि पहले एक स्टेप और होगा। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करा हमने, थोड़ा रीअरेंज करा है। अब ये देखो, ये भी अब आपको समझ में आएगा वैसे क्यों करा हमने। तो अब देखो, ये फिर क्या बन गया फाइनली, टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, 2 r, तो ये आ गया। अब ये जो 2 a q है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसको p से डिनोट करते हैं, तो p इंटू पी के। तो मैंने इसको इसलिए इस तरीके से इसलिए लिखा था, ताकि मैं डाइपोल मोमेंट वाले टर्म भी इसमें बना सकूं। ये बन गया फाइनल फॉर्मूला। अब p इंटू पी कैप क्या हो जाएगा? p वेक्टर। तो फाइनली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया, फाइनली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया, वो क्या आया? 2 इंटू r इंटू पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। ओके, और अगर मुझे खाली इसका मैग्नीट्यूड देखना हो, तो वो तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? 2 r p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल इसका ये मैग्नीट्यूड होगा। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब एक और चीज जो है, वो ये है कि हमें इसमें एक पर्टिकुलर केस के लिए भी और एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज, अगर ये आर बहुत ज्यादा बड़ा हो एज कम्पेयर टू ए, मतलब अगर डाइपोल का जो सेपरेशन, डाइपोल का जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका डिस्टेंस डाइपोल से बहुत ज्यादा है और डाइपोल का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है डाइपोल के साइज के कंपैरिजन में, तो उस केस के लिए देखो क्या फॉर्मूला होगा। अब देखो, अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा है और ए बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं एक तो आर प्लस ए की जगह आर लिख सकता हूँ फिर, और आर माइनस ए की जगह भी आर ही लिख सकता हूँ। भाई एक बहुत बड़े नंबर में आप बहुत छोटा नंबर चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, इट डजेंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब देखो किस तरीके से, जैसे मान लो 1000 है,
उसमें आपने 0.1 ऐड भी कर दिया तो भी ये 1000 ही रहा ना लगभग। और अगर आपने 0.1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 0.1 तो भी ये क्या रहेगा 999.9, अगेन इट इज नियरली इक्वल टू 1000 ओनली। ठीक है, तो एक बहुत बड़े नंबर से अगर एक बहुत बड़े छोटे नंबर को आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, इट डजेंट क्रिएट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सो सेम चीज है, तो चाहे आप आर में ए को प्लस करो चाहे आर में ए को माइनस करो, आंसर जो होगा वो आर के आसपास ही, आर के इक्वलेंट ही रहेगा। अब मैं सेम चीज को अगर फॉर्मूला में यूज करूंगा तो फॉर्मूला क्या था, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, ई एक्सियल, चाहे आप मैग्नीट्यूड लिखो चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखो, है ना। मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ पहले ना, तो मैग्नीट्यूड भी देख लीजिए। सो दैट वाज क्यू, सॉरी, 2 आर पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे जरा मैं पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे मुझे यूज करना है दैट दिस आर माइनस ए एंड आर प्लस ए बोथ आर इक्वल टू आर। तो इसकी जगह भी आर आ गया और बाहर स्क्वायर है तो ये भी हो गया आर स्क्वायर, और इसकी जगह भी आर आ गया, अगेन बाहर स्क्वायर है तो ये भी हो गया आर स्क्वायर। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस पावर से, या फिर पहले चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब देखो ये हो रहा है 2 r p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा नीचे r4, भाई 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 2 = 4। और अब इस r से आप ये r की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, तो ये r से ये कैंसिल करके आप यहाँ 3 हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। सो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, सो फाइनली जो एक्चुअल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बना, दैट इज फॉर a point which is at a very large distance as compared to the size of the dipole. So 2p vector upon 4 pi epsilon naught r cube. So this is the expression. ठीक है, और अगर मुझे खाली इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वो तो खाली क्या वेक्टर साइन हट जाएगा, खाली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो एक ऑब्जर्व करने वाली या नोट करने वाली बात ये है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, मतलब या r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो पॉइंट चार्ज के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी थी वो r स्क्वायर पे थी, बट यहाँ पे डिपेंडेंस क्या है, आर क्यूब पर है। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे आप डाइपोल से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से फेड अवे होगी। ये तो मतलब हुआ भैया किसके कंपैरिजन में, पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में। एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, बट देखो ये आर क्यूब पर है, दैट मीन्स डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत जल्दी फेड आउट होगी। ठीक है, बहुत जल्दी फेड आउट होगी। अब उससे, अब देखो इसका एक फिजिकल एसेंस भी तो आप एक ले सकते हो, कैसे। अब भाई देखो एक डाइपोल जो होता है उसमें दो चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस। ये है। आप बहुत दूर से देख रहे हो, अगर आप बहुत दूर से इस डाइपोल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या आपके लिए न्यूट्रल नहीं हो गया, प्लस माइनस दो चार्जेस हैं तो दोनों अगर बिल्कुल एक जगह पे होते तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते, न्यूट्रल हो जाता ना, प्लस माइनस जीरो हो जाता, क्योंकि सेम इक्वल मैग्नीट्यूड के और पोलैरिटी है। बट क्योंकि दोनों में सेपरेशन है तभी तो ये दो आपको अलग अलग दिख रहा है। अगर ये दोनों बिल्कुल एक ही जगह पे मैं रख दूं, इन्हें फ्री छोड़ दूं, इनमें अट्रैक्शन हो जाए, सोचो ये दो चार्जेस मैंने इनको फ्री छोड़ दिया, मतलब ये जो सेपरेशन है ये अगर मैंने खत्म कर दिया, दोनों को एक साथ ले आया तो न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, और न्यूट्रल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी क्योंकि चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप बहुत दूर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो एक डाइपोल को, तो उस बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए लगभग कैसे बिहेव करेगा, न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उनके बीच का सेपरेशन तो इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसके लिए दोनों बिल्कुल पास पास ही, और ज्यादा पास पास, अगर जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे एक तरीके से ये दोनों डाइपोल उसके रेस्पेक्ट में और ज्यादा पास पास आ जा रहे हैं, दोनों चार्जेस, सॉरी, ये दोनों चार्जेस और ज्यादा पास पास आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, जब आप बहुत दूर जाओगे, ठीक है, जब आप बहुत दूर जाओगे कि हम इसके सेपरेशन को फिर क्या है निग्लेक्ट ही कर देंगे, और वो होगा तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और तेजी से डाई आउट होगी। ठीक है, और तेजी से, वो यहाँ पे दिख रहा है ना r³ की प्रोपोर्शनैलिटी है। आई होप सो ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ होगा ना कि ये इस तरीके से एक्सप्रेशन क्यों आता है। नाउ अब जो हमें सेकंड एक डेरिवेशन देखना है, मैंने कहा था ना हमें दो केस स्टडी करने हैं, एक तो ये एक्सियल पॉइंट का हो गया, एक और जो हमें देखना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल
एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखो, अब मैं पहले जरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है बेसिकली, तो ये अगेन मेरे पास ये डाइपोल हो गया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और ये इसकी डाइपोल एक्सिस हो गई। तो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, आप इस डाइपोल एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, डाइपोल एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है ना, किसी भी लाइन की एक से परपेंडिकुलर होना चाहिए वो, दूसरा उस लाइन को बाइसेक्ट करे, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो मान लो मैंने ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तो दैट मीन्स ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। अब बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a है, अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि, तो ये भी a हो गया और ये भी a हो गया। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डाइपोल एक्सिस की, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सो एनी पॉइंट lying on the perpendicular bisector of the dipole axis is known as the equatorial point। तो अब इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, तो यही ले लेते हैं ना, ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया पी पॉइंट। तो ये कैसा पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। अब मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगेन वही है, इस पी पॉइंट पे निकालो पॉजिटिव की वजह से और निकालो नेगेटिव की वजह से, और फिर उन दोनों को क्या कर दो, वेक्टरली ऐड कर दो। तो जरा निकालते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है, ये इससे सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर डिस्टेंस पर है। जैसे वहां पे हमने डिस्टेंस माना था ना आर, ऐसे यहाँ पे भी सेंटर से आर डिस्टेंस। देखो सिमेट्री के लिए हम आर आर, वहां पे सेंटर से डिस्टेंस भी इसलिए माना था क्योंकि यहाँ पे हम सेंटर से मान रहे हैं सिमेट्री के लिए, ताकि हर केस में जो टर्म्स है वो सेम चीज को डिनोट करे, तो हम सेम ही यूज करते हैं। ठीक है, सो हो गया। अब मुझे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो अगेन पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, और पहले चलो डायरेक्शन ही बना लेते हैं वरना। तो देखो, नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, जो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चार्ज की तरफ होगी, तो कुछ इस तरीके से होगी, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव वाली चार्ज से दूर होगी, तो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इनका मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना हो, तो ई माइनस का मैग्नीट्यूड, ई प्लस का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, तो चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे क्या आता है, सेपरेशन का स्क्वायर आता है। अब देखो सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो सेपरेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हमें दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मैंने अभी बताया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। और राइट एंगल ट्राइंगल में वी ऑलरेडी नो, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करोगे, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, अभी ये ऐसे है, ये आर, ये ए है, ये आर है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर एक्स मान लूं, तो आई नो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। और यहाँ से एक्स का लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम चीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो पाइथागोरस थ्योरम है। सो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। फॉर्मूले में क्या है, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो हो गया इतना, अब उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रूट रिमूव हो जाएगा और फाइनली बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं नेगेटिव की वजह से लिखूंगा, ये तो पॉजिटिव की वजह से हो गया। तो अब बताओ जरा क्या आना चाहिए। तो देखो चार्ज तो अगेन उतना ही है, और इंटरेस्टिंगली इस बार डिस्टेंस भी उतना ही है ना भाई, यहाँ से भी ये डिस्टेंस भी उतना ही है और ये डिस्टेंस भी उतना ही है। तो दोनों का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से देखो मैं दोनों के मैग्नीट्यूड को सिंपल एक ई से ही डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, ई में क्या है, दोनों को ही मैंने एक ही कॉमन उससे डिनोट कर दिया, दैट इज ई। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब मुझे दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के वैसे कई तरीके हैं, बट जनरली जो बुक में सबसे ज्यादा दिया होता है, आप वेक्टर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रूट ए
पैरेललोग्राम में जो होता है वो भी लगा सकते हो, बट जनरली जो दिया होता है कंसेप्ट वो रिजॉल्व करके दिया होता है, तो हम भी वही यूज करेंगे। तो जरा हम रिजॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये एंगल अगर थीटा ये है ना, जो ये एंगल है, ये अगर थीटा है, तो अब जरा मुझे एक बात बताना, मैं अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो कि डायपोल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी जो कि डायपोल एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या ये एंगल भी थीटा नहीं होगा? और अब रीजन बताएगा, बताओगे कि ये दोनों थीटा क्यों है? क्योंकि दोनों ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है। मैंने ये पैरेलली तो ड्रॉ करी है लाइन, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। और सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये कौन से? ये क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के जो एंगल सबटेंड होते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो जो ये साइड है क्योंकि ये साइड के इक्वल है, तो ये एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और अगेन अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ये कैसे थीटा आया भाई? ये अब देखो ध्यान से, तो ये एक ऐसे ट्रांसवर्सल है पूरी, ये वाली, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बन रहे भाई? यहाँ ध्यान से देखो, तो मैंने देखो एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। एक तो लाइन ये है, ठीक है, ये ऐसे जाती है, और एक लाइन ये है। सॉरी, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना देते हैं। ये एक लाइन ये है, और एक लाइन ये। तो देखो ये ट्रायंगल इस तरीके से, तो अगर ये थीटा है तो देखो एक तो आपको ये चीज दिख रही होगी, मैंने एक तो कहा ये वाला एंगल भी थीटा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। दूसरा मैंने ये कहा है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये ऐसे बन रहा है देखो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और ये ऐसे बन रहा था जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और ये दोनों आपस में इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये सेम ही साइड, मतलब इक्वल साइड ही इसको सबटेंड कर रही है। जो ये दोनों ट्राइंगल की जो दोनों साइड है, दोनों साइड इक्वल है, तो क्योंकि सेम साइड सबटेंड कर रहे हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। Okay? अब जरा मैं खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, एक तो ये और एक ये, ठीक है, ये ई प्लस हो गया और ये ई माइनस हो गया, और ये एक लाइन है जो मैंने ड्रॉ की। अब देखो, ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। सो हमने अब एक और चीज सीखी थी 11th क्लास में, और वेक्टर रिजोल्यूशन, कि अगर मान लो कोई ए वेक्टर है तो इसको मैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकता हूँ। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये कॉम्पोनेंट जो थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट होता है वो होता है कॉस, और जो ये वाला कॉम्पोनेंट होता है ये होता है साइन। ठीक है, ऐसे करके हम इन दोनों को रिजोल्व कर सकते हैं। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे, सेम रिजोल्यूशन यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो सेम अगर आप रिजोल्व करोगे इसको, तो देखो मैं इस ई प्लस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में और एक अगेन इसी डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये अब देखो एंगल के साथ वाला ये है, तो ये तो बना ई प्लस कॉस थीटा, और ये अलग है अपोजिट एंगल के, तो ये बना ई प्लस साइन थीटा। सेम इस ई माइनस को भी एक तो इधर और एक इधर रिजोल्व कर सकते हैं। अब ये जो एंगल की तरफ है ये भी बना ई माइनस कॉस थीटा, और ये बना ई माइनस साइन थीटा। अब अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि जो ई प्लस और ई माइनस है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और देखो जब मैंने रिजोल्व कर दिया तो अब मैं खाली ये रिजोल्यूशन वाले वेक्टर बना सकता हूँ, उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। तो टोटल चार वेक्टर बने। एक इधर बना जो कि बना ई साइन थीटा। अब मैं प्लस माइनस लिखूं उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों सेम है, ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है सेम है। तो मैं इसको खाली ई प्लस ई साइन थीटा लिख देता हूँ, ए बी साइन थीटा हो गया। और इधर क्या आ जाएगा? ई कॉस थीटा और एक और ई कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से एक चीज समझो। अब मुझे इन चारों वेक्टर को ऐड करना है ना, डायरेक्शन तो इनकी ऑलरेडी वो भी दिखा रखी है मैंने। तो अब देखो भाई ये दोनों तो इक्वल अपोजिट हो गए, और इक्वल अपोजिट हो गए तो ये दोनों तो क्या कर देते हैं एक दूसरे को कैंसिल। भाई ऊपर की तरफ है ई साइन थीटा और एक नीचे की तरफ है ई साइन थीटा, तो दोनों वेक्टर इक्वल है, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सो दे बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो खाली ये दो वेक्टर बचेंगे, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है।
और सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर होता है तो वो ऐड हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा फाइनली इज 2e cos थीटा। तो फाइनली जो वेक्टर बना दैट इज 2e cos थीटा। तो फाइनली जो इस तरफ वेक्टर हमारे पास बना वो बना 2e cos थीटा। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 2e cos थीटा। अब अगर मैं इसके डायरेक्शन को वैसे देखूं, रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मुझे पता है जो डायपोल मूवमेंट होगा वो किस तरफ होगा, वो राइट साइड की तरफ होगा। क्यों, अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये डायपोल मूवमेंट से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, डायपोल मूवमेंट राइट साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे इसी को निकालना है, तो अब मैं जरा वेक्टर फॉर्म में इसको लिखता हूँ और फिर इसी को हम निकालेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैं ई इक्वेटोरियल है, तो ई इक्वेटोरियल से डिनोट कर देते हैं, ई इक्वेटोरियल। तो वो हो जाएगा 2e cos थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या है देखो, तो p वेक्टर के अपोजिट है तो माइनस पी कैप लिख दो। ये हम एक्चुअल में भी हमने देखा था, अगर p के अलॉन्ग होती तो प्लस पी कैप लिखते हैं, क्योंकि क्योंकि नेगेटिव में है तो माइनस पी कैप। और खाली मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो 2e cos थीटा हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, और फाइनली हमें आंसर आ मिल जाएगा। तो इक्वलेंट का जो होगा, तो ई वेक्टर कितना है, ये दोनों सेम है, तो लिखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेम चीज अगर हम इस वाले ट्राइंगल में यूज करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में, तो देखो ये थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो बेस क्या हो गया ए और हाइपोटेन्यूज हो गया ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेस हो गया ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैंने cos थीटा की वैल्यू रखी है, ये जो वैल्यू है ये मैंने cos थीटा की वैल्यू रखी है, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई हो गया और cos थीटा हो गया, अब आगे क्या है, ठीक है। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, तो देखो नीचे क्या है, ये बेस सेम है ना, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ कोई पावर नहीं, तो दैट मीन्स पावर वन है। और रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पर अगर रूट चढ़ो, जैसे फॉर एग्जांपल रूट एक्स है, तो उसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ राइट ये जो है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, दैट मीन्स उसकी पावर वन है। और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो होगा क्या है, इसमें वन में आप हाफ को ऐड कर दोगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 3/2। तो आप ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा। दैट मीन्स मैं इन दोनों की जगह कॉमन एक पावर लिख सकता हूँ, आर वन, दैट इज 3/2। जरा वो चीज में यूज करता हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दैट इज -2 QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये 3/2 समझना ना कैसे आया, वन प्लस हाफ। भाई एक तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, वहां से पावर वन आ गई, और एक था रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहां से पावर आ गई हाफ। बेस सेम है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी एंड वी विल गेट वन प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, और अगेन अब मुझे पता है जो 2 QA है, ये 2 QA, ये क्या है, डायपोल मोमेंट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -P × P कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। P इंटू पी क्या होगा, पी वेक्टर, तो -P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सो फाइनली ये एक्सप्रेशन है। एंड अगेन अगर मुझे इसका खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2।
तो ये जो हो गया ये हो गया खाली इसका मैग्नीट्यूड, और ऊपर हो गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पूरा वेक्टर फॉर्म में। सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट इन अ बेटर वे। सो या एटलीस्ट बेटर देन द प्रीवियस वन। सो नाउ अब अगेन जैसे हमने वहां पे देखा था, अगर ये आर बहुत ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू ए, अगर आप डायपोल से बहुत दूर किसी पॉइंट पर अगर आप बात कर रहे हो, तो अगेन उस केस में आप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्सप्रेशन में, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ खाली आर स्क्वायर से भाई, क्योंकि अगर आर बहुत ज्यादा है, सिंपल सी चीज है, अगर आर ए से बहुत ज्यादा है तो आर का स्क्वायर तो ए से और ज्यादा बड़ा होगा भाई। जैसे टू फोर से छोटा है या टू फाइव से छोटा होता है, फाइव बड़ा होता है, तो इसके स्क्वायर में तो और ज्यादा गैप आ जाता है ना, 25 तो और बहुत ज्यादा बड़ा है फोर से भाई, ये तो ढाई गुना है, और ये लगभग 6 गुना के आसपास है, 4 6 24 होता है, 6 गुना से भी ज्यादा है। ठीक है, तो वो स्क्वायर तो मैं स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद अगर और हाई पावर करोगे तो जो डिफरेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। डिफरेंस इन द सेंस जो उसका मल्टीपल, जितने टाइम्स वो होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह सिंपली आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, अगर आर बहुत ज्यादा होगा तो सेम चीज अगर मैं इसमें पुट करूँ फॉर्मूले में, तो इक्वेटोरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह खाली आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, और पावर है 3/2। अब हमें पता है पावर की पावर होती है, जैसे यहाँ पे पावर की कॉमन पावर है ना, तो ये इसमें क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्स की पावर ए की पावर बी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ऐसे में जब वो पीछे जो हमने यूज करा था, एक आइडेंटिटी होती है कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगेन डिवाइड करना होता है तो पावर माइनस हो जाती है। ये आपने एट्थ क्लास में, सेवेंथ एट्थ क्लास में बेसिकली पढ़ा होगा। ओके, सो अब यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 3/2 करूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचेगा 3। तो यहाँ जो बची पावर, इवेंचुअली जो पावर बची इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बना माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और अगेन आप डिपेंडेंसी डिनोट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, नोट कर सकते हो, वो आर की पावर 3 पे आई है। और खाली मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, खाली अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो दैट विल बी पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ठीक है, और अगेन जो डिपेंडेंसी है वो 1/r³ पर है, तो सेम लॉजिक है, क्योंकि जब आप डाइपोल से बहुत दूर चले जाओगे तो आपके लिए वो एज ए न्यूट्रल बिहेव करेगा, तो इसलिए उससे दूर जाते जाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और तेजी से डिके होती है, क्योंकि दोनों चार्जेस बहुत पास पास रखे हुए हैं ना, और जितना आप दूर हो तो आपके लिए वो उतना क्लोज होते चले जाते हैं रिलेटिवली। ठीक है, सो ये चीज होगी। अब एक लास्ट चीज और, तो हमने अभी दो एक्सप्रेशन निकाले, मैं खाली अभी वो जब जो ये हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए निकाला उनको कंसिडर कर रहा हूँ। एक हमने निकाला एक्सेल पॉइंट पे, जो कि आया था पी वेक्टर अपॉन 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और एक हमने निकाला इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो कि आया माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो अगर आर आर दोनों के लिए सेम है, मतलब सेम डिस्टेंस पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप इन दोनों को देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो हम दो बातें यहाँ से लिख सकते हैं। एक तो जो ये ई एक्सेल जो वेक्टर है, ये डबल है ना, इससे देखो मैग्नीट्यूड वाइज ये डबल है। मैं पहले चलो मैग्नीट्यूड वाइज लिख देता हूँ। जो ये एक्सियल वेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर सेम डिस्टेंस, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये डबल है एज कम्पेयर टू जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो ना, टू का फैक्टर का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा, मतलब खाली वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये यही इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। सो बाकी इन केस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, रेस्ट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, we'll see you in the next lecture. Okay, good luck and goodbye.